रिवोल्ट इन कंट्री साइड टॉक्स अबाउट द बॉम्बे डेक्कन। हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के पास तीन प्रेसिडेंसीज थी। वन इज कोलकाता, सेकंड इज हमारा वन इज कोलकाता, सेकंड इज हमारा बॉम्बे, एंड द थर्ड इज हमारा मद्रास। मद्रास के बारे में तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पर हमें इसके बारे में बिल्कुल मिलते ही चीजें। हाँ जी। अब यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि हमारे पास तीन पर्टिकुलर प्रेसिडेंसीज थी जहां पर हमारे अलग अलग चीजें चलती थी। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पहाड़िया और संथल्स के बारे में पढ़ा है, जो बंगाल की कहानी। अब हम चल रहे वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया वॉज नॉट लाइक अ जमींदारी सिस्टम, यहाँ पे चीजें अलग होती थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीजेंट्स का एक रिवॉल्ट दिखाई देगा आपको। यहाँ पे गुस्सा, फ्यूरी, सब कुछ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर और बुरी हालत थी एज कम्पेयर टू जमींदारी सिस्टम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इतना बड़ा एक यहाँ पे जो सीन शुरुआत हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि कुछ लोग जो अकाउंट संभालते हैं उनका घर जला रहे हैं। यहाँ पर हिस्टोरियंस को एक रिबेल की तरह देखा गया है। और ये जब बातें जो हो रही हैं ये सब, ये 1857 के रिवोल्ट के बाद हो रही। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज क्या क्या आई, क्या क्या चीजें हुआ। 1810 में हमने पहले पढ़ा था बंगाल, अब 1875 में हम लोग चल रहे हैं अपना बॉम्बे। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो पीजेंट्स रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस रिवोल्ट दैट हैपेंड इन डेक्कन व्हिच वाज इन 1875। तो वन मार्कर का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा कि अब डेक्कन में हमारे यहाँ पर कहाँ हुआ। हमारे डेक्कन में 1875 में ये रिवोल्ट। मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? सुपा। सुपा एक पुणे में विलेज, ये मार्केट सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स रहते। 12 मई 1875 रैयत आते हैं, अटैक करते हैं शॉपकीपर्स को, अपने बही खाता मांगने की कोशिश करते हैं और अपने डेट बॉन्ड्स, डेट बॉन्ड मतलब जो उन्होंने लोन ले रखा था और अपनी जमीनें गिरवी रखी हुई थी, वो खाता को जलाते हैं, ग्रेन शॉप्स को लूटते हैं, और साहूकार्स, जो साहूकार्स मतलब द कलेक्टर्स, जो वहां के दुकानदार थे, उनका घर चला देते हैं। पुणे से रिवॉल्ट अहमदनगर, ये भी महाराष्ट्र में है, और धीरे धीरे करके पूरे का पूरा 6500 स्क्वायर एरिया में फैल जाता है। 30 गांव अफेक्ट हुए। पैटर्न एक ही था, साहूकार्स को मारना है, अकाउंट खाता जलाना है, और डेट बॉन्ड्स डिस्ट्रॉय करना है। यहाँ पर पीजेंट्स का अटैक में साहूकार्स अपने घर छोड़ के चले गए, अपनी प्रॉपर्टी ऐसी छोड़ के चले गए। ब्रिटिश ने इतना बड़ा रिवॉल्ट 1875 के बाद यानी 1857 के बाद ये रिवॉल्ट देखा। और 1857 का रिवॉल्ट आपको 11वें चैप्टर में पता लगेगा, थीम 11 के अंदर, कि वो क्या है। पुलिस को लगा दिया गया काम पे कि भैया ये रिबेल इतना ना बढ़े जितना 1857 का हुआ। ट्रूप्स को बुला लिया, 951 पीपल वर अरेस्टेड, बट हमें बहुत महीने लग गए कि कंट्री साइड को कंट्रोल करने। साहूकार कौन होते हैं? साहूकार वो सम्मान, ये मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों होते हैं, क्योंकि सामान भी यही बेचते हैं, लगाते भी यही है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये बॉन्ड्स जो हैं ये चलने लग गए? रिवॉल्ट क्या हुआ जो ऐसा हुआ? आइए एक एक करके इसको आगे सिस्टम को समझेंगे। पर शुरुआत क्या थी? एक जलने से। एक एक कहानी शुरू होती है एक साहूकार के घर से। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो लिख लीजिए प्लीज। व्हाट एक्शंस वर टेकन बाय द रैयट्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट इन पुणे? यहाँ पर आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। पहला पॉइंट, the actions of the riot from surrounding areas gathered and attacked the shopkeepers. ये रहा। They started demanding their bahi khatas and debt bonds. They burned the khatas, looted the grain shops, and set fire to the houses of Sahukars. From Pune, the revolt spread to Ahmednagar, and over the spread, it spread further over the area of 6,500 square kilometers. More than 30 villages were affected. Pattern एक ही था, Sahukars were attacked, account books were burned, and debt bonds were destroyed.
एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन, टेरिफाइड ऑफ द पीजेंट से लेकर आपके पे। हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम चल रहे हैं नया रेवेन्यू सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे डेक्कन। How did the peasants fell? How did the peasants fell into the trap of moneylenders? How did the peasants fell into the trap of moneylenders? आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश का रूल एक्सपैंड हो गया फ्रॉम बंगाल। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रियली एक्सटेंडेड। बस बंगाल के बाहर चले जाओ तो परमानेंट सेटलमेंट था ही नहीं, बंगाल के अंदर ही सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट था। इसका बड़ा रीजन क्या था? तो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, व्हाई वाज परमानेंट सेटलमेंट रेयरली एक्सटेंडेड बियॉन्ड बंगाल? रेयरली एक्सटेंडेड बियॉन्ड बंगाल, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, या पैसेज के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसी तरीके से भी आ सकता है। आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस गॉट इंक्रीज्ड, increasing the value of produce and enlarging the income. Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share, क्योंकि उन्होंने तो फिक्स कर रखा था ना अपने रेवेन्यू सिस्टम में, तो कि इससे ऊपर जाना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक्सपैंड हो गई और लैंड रेवेन्यू बढ़ता गया। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें देखी जाए। और भी रीजंस थे। When officials devise their policies, their thinking is shaped by the economic theories. तो यहाँ पर एक रिकार्डो थ्योरी भी आती है। तो रिकार्डो ने एक बहुत बढ़िया थ्योरी दी थी जिसको हम रिकार्डियन आइडियाज भी बोलते हैं। तो दे स्टार्टेड formulating these ideas, which means a landowner should have a claim to the average rent। मतलब वो कहते थे कि फिक्स मत करो, रेंट को बढ़ाते रहो जो एवरेज आपके पास प्रॉफिट आता है। और अगर आपने टैक्स नहीं लगाया तो कल्टीवेटर्स ही रेंटियर्स बन जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसको ठीक करा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज परमानेंट सेटलमेंट रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल? रीजंस, गिव रीजंस। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि एक तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ चुके थे, दूसरा अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना अपना प्रॉफिट ज्यादा चाहते थे। सो जो जो ने टेरिटरीज अनेक्स करी थी वहां पर यही बात हुई थी कि हम रिकार्डो थ्योरी के हिसाब से चलेंगे। रिकार्डो कौन थे? रिकार्डो एक हमारे पास ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो महाराष्ट्र में आए थे। वो कहते थे कि लैंड ओनर को क्या करना है, लैंड ओनर को एवरेज रेंट किधर आगे करना है। अगर आप रेंट नहीं लोगे, वो कहते थे अगर आप नहीं लोगे रेंट तो आपके जो रेंटियर्स हैं वही लैंड ओनर्स बन जाएंगे। तो इसी वजह से इस रिकार्डो थ्योरी को पढ़कर ब्रिटिश ने कंफर्म करा कि हम जमींदार को ही रेंटियर्स में देख रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्टार्टेड यूजिंग विच सिस्टम? रैयतवारी सिस्टम। विच सिस्टम? रैयतवारी सिस्टम वाज सेटल्ड। अब यहाँ पर क्या होता था? रेवेन्यू वाज सेटल्ड विद द रैयत। यहाँ पे पूरा का पूरा रेवेन्यू किसको दिया जाता था? रैयत को दिया जाता था। एवरेज आपकी जो यहाँ पर कॉस्ट होती थी या जो एवरेज रेंट होता था वो पूरा का पूरा एस्टिमेट किया जाता था, लैंड को सर्वे करा गया, और ये सारी की सारी चीजें परमानेंट सेटलमेंट नहीं करा। एक बारी प्लीज रीड कर लीजिए इसको। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो यहां से आपका शुरू हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। द फर्स्ट रेवेन्यू सिस्टम वाज मेड इन 1820s। द रेवेन्यू डिमांडेड वाज सो हाई that in many places peasants deserted their villages, और वो नए नए एरियाज में जाने लग गए। और जहां पर पुअर सॉइल थी, फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल थी, द प्रॉब्लम वाज वेरी मच एक्यूट। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कि द
द पीजेंट्स फेल इनटू द डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स। तो ये यहां से इसका आंसर यही हो गया। हाउ डिड द पीजेंट्स फेल इनटू द डेट ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, ये इसका आंसर है। The revenue demand was so high that in many places peasants deserted their villages and migrated to the new ones. जब रेंज फेल हो गई और हार्वेस्ट हुआ, peasants found it impossible to pay the revenue. However, the collectors were keen on demonstrating their efficiency. So यहाँ से आपके एक पेमेंट को एक्सट्रैक्ट करने की बात हो। When someone failed to pay, his crops were seized, और इसमें फाइन लगा दिया गया। अगर मैं 1830 की बात करूं, ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। प्राइजेस फेल शार्पली आफ्टर 1832, और ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस हैं ये इतना रिकवर नहीं कर पाए। इससे ये भी पता लगा कि आपकी जो पीजेंट्स की इनकम है ये भी नीचे जाती गई। कंट्री साइड पूरा का पूरा डिवेस्टेट हो गया फेमाइन में। 1/3 ऑफ द डेक्कन पूरा का पूरा वर्केड एंड हाफ द पॉपुलेशन डाइड। देख रहा है, 1830s में हमारे पास ये रिसेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ पर पीजेंट्स की इनकम तो खत्म हो गई, तो मतलब आपको एक जमाने में आपको लगा कि बहुत बढ़िया आ रहा है, पर धीरे धीरे करके आपकी चीजें खराब होती गई। दोज हु सर्वाइव्ड हैड नो एग्रीकल्चर स्टॉक। ठीक है, जो भी सरवाइव कर रहे थे उनके पास कुछ ज्यादा स्टॉक बचा नहीं था, और अनपेड बैलेंसेस माउंटेड। कल्टीवेटर्स कैसे रह रहे थे इस समय, कैसे वो रेवेन्यू पे कर रहे थे? वो तो भैया सिर्फ कुछ नहीं उधार ले रहे थे, उधार इधर का लेते थे उधर पे करते थे, रेवेन्यू तो था ही नहीं ना। बट वंस अ लोन वाज टेकन, रैयत को वापस देना मुश्किल हो गया था क्योंकि उन पे कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा था। दे नाउ नीडेड लोन्स इवन टू बाय देयर एवरीडे नीड्स। हर बात पे ये लोग उधार लिए जा रहे थे। एंड बाय 1840s ऑफिशियल्स वर फाइंडिंग द एविडेंस ऑफ अलार्मिंग लेवल ऑफ पीजेंट्स। 1840s में देयर वर साइंस ऑफ एन इकोनॉमिक रिकवरी। 1840s में अचानक से थोड़ी चीजें ठीक हुई। Many British officials had begun to realize the settlement of 1820s। ठीक है, उनको रियलाइज हो गया कि हमने ना ज्यादा लगा दिया है डिमांड, इतना नहीं होना चाहिए। सो द रेवेन्यू डिमांड को थोड़ा मॉडरेट कर लिया गया कि कल्टीवेशन ताकि बढ़ जाए, क्योंकि गलती तो पहले भी पता लग चुकी थी उनको बंगाल में, पर उनको रियलाइज हो गया कि अब थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एक मिनट रुकिए। सो द रेवेन्यू डिमांड वॉज मॉडरेटेड एंड आफ्टर 1845 यहाँ पे चीजें बढ़ती गई। तो इनके पास हमेशा एक ही काम होता था कि भाई कुछ भी हो जाए, हम तो पैसा लेंगे सीड्स के लिए, लैंड के लिए। कल्टीवेटर्स वन कि कल्टीवेटर्स पे जब थोड़ी सी मॉडरेशन आई, तो कल्टीवेशन पीजेंट्स को अपनी चीजों को, प्लाव को, कैटल को, सब कुछ वापस लेना था। उनको सीड्स खरीदनी थी, उनको लैंड खरीदना था, फिर से वापस लोन लेने लग गए। तो मतलब एक तरीके से लोन की आदत पड़ गई थी इनको, छोटे लोगों को लेने की। वहां पे रैयत्स को लोन लेने की आदत पड़ गई। तो दिस वॉज द प्रॉब्लम, जो आपके साथ प्रॉब्लम आती है इस चीज में। इसका एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये है, एक्सप्लेन द रैयतवारी सिस्टम इन डिटेल। ठीक है, एक बार मैं इसको मार्क करा देता हूँ, एक्सप्लेन द रैयतवारी सिस्टम। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, रैयतवारी सिस्टम, the revenue system that was introduced in the Bombay Deccan came to be known as Rayyatwari settlement. The revenue was directly settled with the Rayyat. The average income was estimated, and the revenue capacity was assessed, and a proportion of it was fixed. Land was resurveyed every 30 years, and the revenue rates increased. And this is going to be the last. एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा,
ये डेक्कन वर्क में देखो पीजेंट्स वाला भी मार्क करवा दिया है। हाँ, बस यही है, और तो कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। एक बार यहाँ तक पढ़ेंगे प्लीज, उसके बाद फिर 3.4 पे चलेंगे। Now we move to the cotton boom. Before the 1860s, three-fourth of the cotton into Britain came from America. अचानक से भगवान ने कॉटन वाले लोगों की सुन ली, मतलब इंडिया में। अब हुआ यह था कि वहां पे अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया, अब्राहम लिंकन वाली। वहां पर चारों तरफ प्रॉब्लम शुरू हो गई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई गोले का कोरे कालों में, स्लेव्स को चक्कर में। 1857 में द कॉटन सप्लाई वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन, और यहाँ से पूरी की पूरी चीजें तैयार है। आप बोलो मुझे। हाँ तो वहीं पर रख दीजिए। So the cotton was formed, and their objective was to encourage the cotton production in every part. ठीक है, इनका बस एक ही काम था कि अपनी चीजों को कॉटन को प्रोडक्शन को हर एक पार्ट में फैलाना है, क्योंकि कॉटन के थ्रू ये पूरा बिजनेस होता था। इंडिया को कॉटन सप्लाई करने के लिए चुना गया, लैंकाशायर को। लैंकाशायर इज अ प्लेस इन ब्रिटेन। एंड अमेरिकन की अगर सप्लाई ड्राई होती है तो कौन देगा जी? इंडिया देंगी। यहाँ पर एक सूटेबल सॉइल भी थी, अच्छा खासा क्लाइमेट भी था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीप लेबर थी। जब हमने बात करते हैं यहाँ पर इसकी अमेरिकन सिविल वॉर की, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। रॉ कॉटन इंपोर्ट्स अमेरिका में बिल्कुल खत्म हो गई थी। पहले 2 लाख बेल्स आती थी 1861 में, 1862 में सिर्फ 55,000 हो गई। इंडिया में मैसेजेस भेजे गए कि कॉटन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा। कॉटन के प्राइसेस एकदम से बढ़ने लग गए, और यहाँ पर साहूकार को बोल दिया कि सबको उधार दे दो और हम ये लो पैसे एडवांस। जब इसके बाद एकदम से बूम हो गया क्रेडिट फ्लोस में, तो भैया हर कोई आराम से लोन ले रहा था, और वैसे भी जो नीचे लोग थे हमारे रैयत, उनको तो लोन लेने की आदत पड़ गई थी। ठीक है, तो these developments had an impact on the Deccan. The Rayat suddenly found access to limitless credit. They were being given rupees 100 as advance. Sahukars were more than willing to extend the loans. ठीक है, ये तो बढ़िया से अपना लोन्स एक्सटेंड कर रहे थे। अमेरिकन क्राइसिस बढ़ती गई। बिटवीन 1860 एंड 1864 कॉटन की जो एकरेज थी डबल हो गई, और 1862 में 90% ऑफ द कॉटन वर कमिंग फ्रॉम इंडिया। बट ये जो बूम ईयर्स है ना, दिस डिड नॉट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। कुछ रीजंस, कुछ पीजेंट्स गेन तो करते हैं, कॉटन एक्सपैंड भी होती है, पर इसका मतलब क्या होता है? डेट भी हैवी हो गई। सुन रहे हो? डेट भी हैवी हो गई। तो चीजें कहीं ना कहीं आपको, इनको ये था कि हल्का फुल्का पैसा मिलता था, इनको लगता था कि वाह क्या उधारी हो गई, तो मस्त हो गया। यहाँ तक एक बार प्लीज रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, हाउ डिड द क्रेडिट फ्लो फ्रॉम द कॉटन मर्चेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर? इसका आंसर यहाँ से होगा। ये रहा आपका पूरे पॉइंट्स, मैंने मार्क कर दिए।
सब पढ़ लिया। नेक्स्ट, क्रेडिट्स ड्राइड अप। अब बूम तो चलता गया, कॉटन मर्चेंट्स हैड द विजन्स ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट। अब एक एडिटर थे बॉम्बे गैजेट के, उनसे पूछा गया, व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स ऑफ यूएसए एज द फीडर ऑफ लैंग्वेज। कि क्या करना होगा कि एग्जैक्टली इंडिया बिकम्स द फीडर ऑफ लैंकाशायर, मतलब वही सारा कॉटन देते। पर जितना अच्छा लग रहा था 1861 में, परमानेंट कुछ नहीं हुआ। सिविल वॉर एंडेड, कॉटन प्रोडक्शन बिकेम अ बिग प्रॉब्लम। जो साहूकार थे, दे वर नो लॉन्गर कीन ऑन एक्सटेंडिंग द क्रेडिट। ठीक है, सो दे डिसाइडेड टू क्लोज देयर ऑपरेशंस, रिस्ट्रिक्ट देयर एडवांसेस। अब क्रेडिट्स ड्राइड अप हुआ, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज हो गई। फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो आपको देखी गई थी, अब एक और रेवेन्यू सेटलमेंट की बात हुई। इस बार तो भाई साहब आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि आप वापस ही न दे पाए। मतलब आपने पहले भी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट तो हुआ, पर इस बार ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गए थे, पहले उनकी गलती थी, पर इस बार तो किसी गलती नहीं, वक्त ही खराब निकला। अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ सिविल वॉर ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका on cotton production in India? ये रहा आपका पहला पॉइंट। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब रैयत को मना कर दिया कि भैया अब आप नहीं पे कर पाओगे, तो अब कोई लोन नहीं मिलेगा। अब रैयत के साथ सोने पे सुहागा और हो गया। एक तो मनी लेंडर्स ने मना कर दिया लोन देने से। अब उन्होंने इतना डेट में इनको फंसा दिया कि अब उनके पास पैसे भी नहीं थे देने के। मनी लेंडर्स वर वायलेटरी द कस्टमरी नॉर्म्स। अब मनी लेंडिंग वो कहीं ना कहीं ये वाइड स्प्रेड था बिफोर द colonial रूल, एंड मनी लेंडर्स वर ऑफन पावरफुल फिगर्स। हमें बहुत सारे कस्टमरी नॉर्म्स दिखाई देते। एक नॉर्म ये था कि इंटरेस्ट चार्ज जो था वो कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल। अब हद से ज्यादा उन्होंने चार्ज लगा रखा था। मनी लेंडर्स ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रखी थी, उन्होंने मतलब 100 रुपए अगर आपने लोन लिया है तो उन्होंने 3-3 हजार रुपए चार्ज लगा रखा था। तो मनी लेंडर्स के ऊपर एक ये बिठाया गया कि आप इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। लिमिट कर दी उनकी एग्जैक्शंस। फेयर इंटरेस्ट की बात करी गई। डेक्कन राइट्स कमीशन, अभी आगे पढ़ेंगे आगे क्या होता है। डेक्कन राइट्स कमीशन एक कोर्ट की तरह बैठा था जहाँ पे मनी लेंडर्स को 2,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा 100 रुपए के लोग। रैयत ने बोला कि हमें कितना तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। रैयत केम टू सी द मनी लेंडर्स एज डेवियस एंड डिसीटफुल, क्योंकि उनको तो ये लगता था एक ये ना तो ये कुछ हमारा भला कर रहे हैं, ऊपर से हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। दे कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स, दे स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग द लॉस। और 1859 में ब्रिटिश ने एक लिमिटेशन लॉ पास कर दिया। पहले तो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट वर द रीजंस ड्यू टू विच riots became angry, riots became angry with the money lenders? सबसे पहले तो मना कर दिया था। फर्स्ट पॉइंट,
दिमाग करती रहो जो मैं आंसर। लिमिटेशन लॉ लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है और कोई अलग से पॉइंट आएगा आपके इसमें। लिमिटेशन लॉ, वो कहते थे कि जो लोन साइन हुए हैं यहाँ पे 3 साल तक है, 3 साल तक आप ले सकते हो अपना पैसा तो ले लो, अगर 3 साल हो गए इस लोन को तो भैया ये लोन नहीं देता हूँ। इसके बाद जैसे ही आपकी अगर बात करते हैं रैयत की, इन्होंने कहीं ना कहीं रैयत से साइन करवा लिया नया बॉन्ड। अब यहाँ पर ना लिमिटेशन लॉ में क्या था, जब लिमिटेशन लॉ ये कहता था कि आपके अगर 3 साल हो चुके हैं लोन लिए हुए, तो आपको नहीं देना है, पर इन्होंने क्या करा, नया बॉन्ड साइन करवा लिया। उन्होंने ओरिजिनल लोन भी लगा दिया, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी लगा दिया। डेक्कन राइट कमीशन में जब हमारे पास आते हैं पूरे के पूरे रैयत, वो कहते हैं कि कैसे मनी लेंडर्स ने अलग अलग तरीके से उनको बेवकूफ बनाया। जब वो पैसे दे देते थे उनको रिसिप्ट नहीं देते थे, उन्होंने अपने पीजेंट्स को, हार्वेस्ट को लो प्राइसेस पे बेचा और पीजेंट्स की प्रॉपर्टी को हड़प लिया। डीड्स एंड बॉन्ड्स अपीयर्ड एज द सिंबल ऑफ न्यू ऑपरेसिव सिस्टम। पास्ट में भी डीड्स हैड बीन देयर। ब्रिटिश सस्पिशियस थे इस ट्रांजैक्शन। The terms of transaction they believed had to be unambiguously and categorically stated. But यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। Peasants came to associate the misery of their lives with the new regimes of bonds. कि भैया उनको तो पता ही नहीं, उनसे बस साइन करा रहे थे, उनको तो लगता है कि साइन कर देंगे तो कुछ ना कुछ पैसे दे देंगे, बट वो तो साइन कुछ भी करवा रहे हैं। दे हैड नो चॉइस रिटर्न, तो इसीलिए आपके मनी लेंडर्स वर अनविलिंग टू गिव द लोन्स। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आपकी जबरदस्त हुई। तो रैयत क्या करते थे, दे केम टू सी इट डिसीटफुल एंड दे कंप्लेंट ऑफ मनी लेंडर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो और बनता है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ ये कहता है कि लोन के जो बॉन्ड्स हैं 3 साल से ऊपर वो खत्म। पर मनी लेंडर्स ने क्या कर रखा, मनी लेंडर्स ने तो इनको पूरा का पूरा नया लॉ पढ़ा दिया। इन्होंने नया बॉन्ड बना दिया सबका, वो भी किसका, इंटरेस्ट भी बढ़ाकर और आपका प्रिंसिपल भी बढ़ाकर, और ये पूरा का पूरा पैसा बहुत ही कम रेट में दिया। तो ये आपको आंसर में लिखना है, और इसकी वजह से हमारे रैयत बहुत गुस्सा है। ठीक है, लास्ट, डेक्कन राइट्स कमीशन। व्हेन द रिवॉल्ट स्प्रेड इन द डेक्कन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लें, व्हाई वाज डेक्कन राइट्स कमीशन फॉर्म, व्हाट वर द थिंग्स इंक्लूडेड। जब रिवॉल्ट स्प्रेड होता है डेक्कन में, गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू सी इट एनीथिंग सीरियस, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि अभी 1857 में उनको बहुत कुछ देखने को मिला। ये कमीशन ने पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रेजेंट करी ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1878। यहाँ पर बताया कि कमीशन ने इंक्वायरी करी कि कैसे कैसे राइट्स हुए, रैयत के बारे में सुना, साहूकार को सुना, आई विटनेसेस को सुना, डेटा चेक करे, प्राइजेस चेक करे, और ये सारे के सारे केसेस अलग अलग जगह पे। यहाँ पर कमीशन ने बहुत इंक्वायरी करी, कमीशन ने बहुत सारी चीजें करी। तो इसमें से आप अपने 5 पॉइंट्स बना लेंगे, ये आपका छोटा क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में सोर्सेस करेंगे, दैट्स इट। बाय। Receipt Paytm payment of 40. गुड आफ्टरनून।